हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। सुपर पीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर अपन सेल बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंटेशन देंगे। अपना नया टॉपिक रहेगा तारककाय, सेंट्रोसोम। और तारककाय की अपन जब बात करते हैं तो ये आपको पता ही है कि एक जंतु कोशिकाओं का एक विशिष्ट प्रकार का लक्षण है तारककाय यानी सेंट्रोसोम। तारककाय की बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तारककाय की खोज की थी बेंडेन ने। खोजकर्ता कौन थे? बेंडेन नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने तारककाय की खोज की थी। और नाम देने वाले साइंटिस्ट थे बोवेरी। ध्यान रखना, नाम देने वाले साइंटिस्ट थे बोवेरी और खोजकर्ता थे बेंडेन। जंतु कोशिकाएं होती हैं, जो एनिमल सेल्स होती हैं, जंतु कोशिकाओं का केंद्र के पास क्या होता है? सेंट्रोसोम स्थित होता है। हाँ, प्लांट कोशिकाओं में आपको पता है, प्लांट कोशिकाओं में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। और जो उच्च पादप हैं, उच्च श्रेणी के जो पादप हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं, इनमें क्या होता है? सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है ऑलरेडी। बट जो निम्न श्रेणी के प्लांट्स हैं, जैसे एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स में मेनली फर्न है, ब्रायोफाइट्स में भी मेनली कौन है? फर्न है। इनमें क्या होता है कि सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। ध्यान में रखना कि टोटली जो हायर कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेंट्रोसोम होता है, वो एब्सेंट होता है। लेकिन लोअर कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं, एल्गी है, अपने फंगस हैं, एज ए ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स में मेनली फर्न है, उनमें क्या होता है कि जो सेंट्रोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे डिप्लोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लोसोम कहते हैं। डिप्लोसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जो तारककाय होता है उसमें दो तारक केंद्र होते हैं। इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझना कि एक जो तारककाय होता है, एक जो सेंट्रोसोम होता है, उसमें तारक केंद्र कितने होते हैं? दो होते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तारककाय में जो तारक केंद्र कैसे होते हैं। जब कोशिका विभाजन का अपन आगे चैप्टर पढ़ेंगे, जब आप और अच्छी तरह से इस बात को समझोगे। देखिए, मैं आपसे नोटेट कर रहा हूं, ये होता है एक तारककाय। वैसे डायग्राम अपन इधर बना चुके हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। ये तारककाय होता है और इस तारककाय में ये दो क्या होते हैं? तारक केंद्र होते हैं। दो क्या होते हैं? ये तारक केंद्र होते हैं। तो दो तारक केंद्र होने के कारण ये क्या है? डिप्लोसोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिप्लोसोम कहलाएगा। और दो तारक केंद्र आपको पता है, जब कोशिका के विभाजन की प्रक्रियाएं होती हैं तो आपने देखा होगा कि प्रोफेज जो अवस्था होती है, समसूत्री विभाजन के बाद की जो सेकंड अवस्था होती है, मेटाफेज अवस्था होती है, उस मेटाफेज अवस्था के बाद एनाफेज अवस्था आती है। तो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, आपने देखे होंगे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में स्थित होते हैं यहाँ पे। और सेंटर में होने के कारण फिर वो ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। ध्रुवों के किन की ओर चले जाते हैं? सेंट्रियोल्स यानी तारक केंद्र की ओर चले जाते हैं। और तारक केंद्र के लिए क्या बन जाते हैं? फिर यहाँ से जो तारक रश्मियां होती हैं, ये तारक रश्मियों से क्या बन जाते हैं? तरकु तंतुओं का निर्माण होता है। और वो तरकु जब फंक्शन आएगा मैं इसके बारे में डिटेल आपसे बता दूंगा। तो तारक केंद्र आप इतना ध्यान में रखना एक बार कि जो एक तारककाय होता है उसमें कितने तारक केंद्र होते हैं? दो होते हैं मेनली। और आपको पता है कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण इनकी भूमिका होती है। नेक्स्ट, तो ये बात ध्यान रखना है मेन विशेष। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये यहाँ तारक केंद्र हो गए, लेकिन ये आपको बिल्कुल स्वच्छ जोन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एरिया आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ये एरिया होता है वो क्या होता है? इसका कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और इस सेंट्रोसोम का जो कोशिका द्रव्य होता है उसको अपन कहते हैं सेंट्रोस्फियर। क्या कहा जाता है? सेंट्रोस्फियर कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि तारककाय यानी सेंट्रोसोम का जो तारककाय यानी सेंट्रोसोम का जो कोशिका द्रव्य होता है वो क्या कहलाता है? सेंट्रोस्फियर कहलाता है। और एक तारककाय में कितने तारक केंद्र होते हैं? दो होते हैं। और दो तारक केंद्र होने के कारण अपन इसको क्या कह देते हैं? डिप्लोसोम कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैंने यहाँ नोटेट कर दिया है, बिल्कुल ब्रैकेट बॉक्स में इसको क्लोज भी कर दिया है कि सेंट्रोसोम होता है वो सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फियर से मिलकर बना होता है। तो आपको मैंने बता दिया कि ये क्या है?
सोम है और ये सेंट्रोसोम है। इसमें ये क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, तारक केंद्र होते हैं। और ये जो बीच का जो गैप वाला भाग आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है वो क्या है, सेंट्रोस्फीयर है, यानी वो इसका क्या है, कोशिका द्रव्य है। तो एक सेंट्रोसोम यानी तारक काय होता है, वो तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल और कोशिका द्रव्य यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रियोस्फीयर से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं तारक केंद्र की। तारक केंद्र की मतलब सेंट्रियोल्स की भी हम बात कर देता हूं कि माइंड में बिल्कुल क्वेश्चन आता है, टॉपिक जहां आ रहा है उसको वहीं अपन को क्लियर कर देना चाहिए। तारक केंद्र होता है, उसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए का क्या होता है, बिल्कुल नग्न होता है, नेक्ड होता है और द्विरज्जुकीय होता है, यानी ऐसी संरचना डबल सर्कुलर जो स्ट्रक्चर है द्विरज्जुकीय होता है। और ध्यान रखना कि दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था रेंडेल, कौन से साइंटिस्ट थे, रेंडेल, और रेंडेल के साथ एक साइंटिस्ट थे डिस्प्रे। कौन से साइंटिस्ट थे, डिस्प्रे। रेंडेल और डिस्प्रे ने बताया था कि जो तारक केंद्र होता है उसमें डीएनए होता है और वो जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, नग्न होता है। और वो जो डीएनए होता है जो तारक केंद्र में प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, द्विरज्जुकीय होता है। ये बात तारक केंद्र में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे रेंडेल और डिस्प्रे। ओके, एक ध्यान रखना, तारक जो केंद्र होता है वो झिल्ली रहित है। तारक केंद्र है वो क्या है, झिल्ली रहित है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, स्क्रीनशॉट लेकर के और टॉपिक को अपनी नोटबुक में नोटेट करते रहें। अब नेक्स्ट देखिए, मैं आपको आगे बताना चाह रहा हूं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तारक काय की संरचना कैसी होती है। तो देखिए, तारक काय की संरचना होती है जो बैलगाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी आज वाली बैलगाड़ियां नहीं, पहले वाली जो बैलगाड़ियां होती थी जिनके लकड़ी के पहिए होते थे और लकड़ी के पहियों के ऊपर लोहे की वो उसका कवर पार्ट चढ़ाया जाता था, कवर किया जाता था। तो उस बैलगाड़ी के पहिए के समान किसकी स्ट्रक्चर होती है, यानी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर किसकी होती है, सेंट्रोसोम की होती है। इसमें देखिए, मैं आपको स्ट्रक्चर की बात बता रहा हूं कि इसमें अनेक सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। और देखिए, ये जो सूक्ष्म नलिकाएं, जैसे ये सूक्ष्म नलिका है, ये सूक्ष्म नलिका, ये सूक्ष्म नलिका, ये सूक्ष्म नलिका, इन सूक्ष्म नलिकाओं की जो सीक्वेंस होती है, ये सूक्ष्म नलिकाएं किस क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित होती हैं, तो इस क्रम में मैं आपको बता दें, ये बहुत ही मोस्ट पॉइंट है, काफी बार पूछा जाता है कि सेंट्रोसोम में सूक्ष्म नलिकाओं का विन्यास है, का क्रम है, की फैशन कैसी है, किस वे में वे अरेंजमेंट होती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सूक्ष्म नलिकाओं की जो व्यवस्था होती है 9+0, 9 होती हैं, वो आपको दिखाई दे रही है सेंट्रल पार्ट की। जैसे मैं यहाँ नोटेट कर रहा हूँ, ये नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है, परिधि की ओर पाई जाने वाली सूक्ष्म नलिकाएं हैं। ओके, लेकिन देखिए आप, ये जो परिधि की ओर जो सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, यहाँ मैंने एक बात लेके, ये ट्रिपलेट फैशन की फॉर्म में होती हैं। ट्रिपलेट होती है, ट्रिपलेट कैसी होती है, जैसे देखिए मैं 1 नंबर की बात कर रहा हूँ, तो 1 नंबर है जो सूक्ष्म नलिका, वो 3 उपतंतु नलिकाओं की बनी होती है। 3 कौन सी होती हैं, A B C, ये भी 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 A B C, 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 ऐसे होती है नहीं होती है। अब यहाँ देखना आप, ये जो C है वो यहाँ जैसे 1 नंबर का है, वो C है, वो A से जॉइंट है, यहाँ C है वो A से जॉइंट है, यहाँ भी C है, वो उपतंतु C उपतंतु किससे जॉइंट है, A से जॉइंट है, या A उपतंतु किससे जॉइंट है, C से जॉइंट है। तो मैं यहाँ बात नोट कर रहा हूँ कि जो तारकाय में जो उपतंतु होते हैं सूक्ष्म नलिकाओं के, उन्हें बोला जाता है AC जंक्शन या AC संयोजनी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछ सकता है कि ऐसी प्रकार की संयोजनी किस कोशिकाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ऐसी प्रकार की संयोजनी है वो सेंट्रोसोम की महत्वपूर्ण विशेषता है, तारकाय की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो उपतंतु होते हैं, ये उपतंतु की मैंने आपको बात बता दी कि ये जो उपतंतु हैं वो ABC की फॉर्म में पाए जाते हैं सीक्वेंस के रूप में, और A होता है वो C से क्या होता है, AC संयोजनी के द्वारा क्या होता है, जॉइंटेड होता है।
ये बात है कि इसकी परिधि के भाग की। लेकिन देखिए सेंट्रल भाग में किसी भी प्रकार की सूक्ष्म नलिका नहीं होती है, किसी भी प्रकार के सूक्ष्म नलिकाओं का कोई क्रम नहीं होता है। तो वहां सेंट्रल भाग में मैंने लिखा है जिसको अपन नाभि बोलते हैं, नाभि में क्या होती है 0, और इस भाग को क्या बोला जाता है, हब बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि केंद्रीय भाग में जो सूक्ष्म नलिकाओं की अनुपस्थिति होती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हब क्षेत्र कहा जाता है। यानी वो कौन सा जोन होता है, नाभि जोन होता है। ओके, अब देखिए मैं यहाँ एक छोटी सी बात और नोट कर रहा हूं आपके लिए। ये जो अपन ने उपतंतु पढ़े हैं, एक उपतंतु को अपन बाहर की ओर निकाल लें, तो एक उपतंतु को बाहर की ओर निकालने के बाद में एक उपतंतु होता है वो 13 इकाइयों का बना हुआ होता है। कितनी इकाइयों का बना हुआ होता है, एक उपतंतु 13 इकाइयों का बना हुआ होता है। इस बात को भी ध्यान रखना। यानी एक उपतंतु कौन सा, जैसे मैंने ए उपतंतु को निकाल लिया, बी को मैंने निकाल लिया, सी को मैंने निकाल लिया, तो एक सिंगल उपतंतु है जो उस सिंगल उपतंतु की में कितने इकाइयों से बना हुआ होता है, वो 13 गोलाकार इकाइयों से मिलकर के बना हुआ होता है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से। अब आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि अब इसके कार्य क्या है। अपना लास्ट जो पॉइंट रहेगा वो है कार्य। तो देखिए कार्य की मैं बात नोट कर रहा हूं। आगे अपना जो टॉपिक है वो है लास्ट टॉपिक, इस टॉपिक का है तारक के कार्य। तारक के कार्य। सबसे पहला कार्य है कोशिका के विभाजन में। सबसे पहला कार्य क्या है इसका, कोशिका विभाजन में। दूसरा है तर्कुतंतुओं के निर्माण में। तर्कुतंतुओं के निर्माण में आपको पता है कि तर्कुतंतुओं के निर्माण में, तर्कुतंतुओं का जब निर्माण होता है तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, मैं आपको बता देना चाहता हूं। अपन ने पढ़े थे कि आपको देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। ये एक अपनी अवस्था है, जैसे मैं ले रहा हूं कोशिका विभाजन की। सबसे पहले समसूत्री विभाजन की ले लेते हैं अपन, चाहे सूत्री विभाजन के लिए। समसूत्री विभाजन की एक शुरुआती अवस्था आती है प्रोफेज। प्रोफेज में अपन ने पढ़े हैं कि भाई वहाँ केंद्रिका धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाती है, केंद्रक झिल्ली भी विलुप्त होने लग जाती है, और इसके बाद की जो स्टेज आती है वो होती है मेटाफेज। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल कहाँ जाते हैं, मध्य में आ जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मध्य प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाते हैं। लेकिन आपने उसी समय देखा होगा कि यहाँ ध्रुवों की ओर क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते ही नहीं होते। ये जो तारक केंद्र होते हैं, तारक केंद्रों से निकलती हैं तारक रश्मियां। क्या निकलती हैं, तारक रश्मियां निकलती हैं, जो मैंने पहले भी बताया था। अब देखना होगा इसके बाद की जो स्टेज आएगी वो आएगी एनाफेज। एनाफेज अवस्था में जो यहाँ मध्य अवस्था में जो जितने गुणसूत्र प्रेजेंट है वो गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। और ध्रुवों की ओर चले जाते हैं तो वहां जो रेशे समान ऐसी संरचनाएं बनती हैं जिनको बोलते हैं तर्कु तंतु या तर्कु रेशे बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, तर्कु तंतु है। समझ गए मेरे हिसाब से। और लास्ट में आपको कार्य बताना चाहता हूं। इसका कार्य होता है आधार कार्य के निर्माण में। आधार कार्य के निर्माण की प्रोसेस क्या होती है, आपने देखा होगा कि जो सीलिया और फ्लैजिला बनते हैं, सीलिया और फ्लैजिला जैसे मतलब पक्षमार्ग कशाभ होते हैं, तो उनके निर्माण में आधार काय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आधार काय के निर्माण में भी तारक काय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो अपना टॉपिक था सेंट्रोसोम का, इसके अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी। स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद अपन ने इसके फंक्शन पढ़े, कार्य पढ़े, और ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। बाकी बात अपन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद।